रक्षित को आखिरी सांसें लेता देख अपराजिता ने आखिरकार कर दिया अपने प्यार का इजहार। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट सामने आने वाले हैं जिन्हें देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। रक्षित और अपराजिता की जिंदगी इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां अब प्यार में बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक ऐसा खतरनाक हादसा आने वाला है जिसके बाद अपराजिता पूरी तरह टूट जाएगी और आखिरकार सबके सामने अपने दिल की बात कह देगी। आने वाले ट्रैक की शुरुआत रक्षित और अपराजिता से होती है, जो कंपनी के बेहद जरूरी कलेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को पता चल जाता है कि कुछ लोग कंपनी के सामान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं और इसी वजह से वह उस ट्रक का पीछा करते हैं जिसमें कंपनी का कीमती कलेक्शन रखा हुआ है। जैसे ही वह लोग ट्रक को जलाने की कोशिश करते हैं, ने रक्षित और अपराजिता किसी तरह वहां पहुंचकर सामान को बचा लेते हैं। दोनों की कोशिशों से कलेक्शन तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि असली खतरा अभी भी उनके आसपास ही मौजूद है। दरअसल कंपनी का गद्दार अभी भी उसी ट्रक में छिपा हुआ होता है। वह किसी भी कीमत पर इस सामान को क्लाइंट्स तक पहुंचने नहीं देना चाहता। वह लगातार ऐसे मौके की तलाश में रहता है जहां वह रक्षित और अपराजिता को नुकसान पहुंचा सके और कंपनी के कलेक्शन को बर्बाद कर सके। ऐसे में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ रक्षित और अपराजिता कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके बीच छिपा दुश्मन हर कदम पर उनके लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान रक्षित और अपराजिता के बीच बहस हो जाती है। रक्षित को लगता है कि अपराजिता कुछ बातों को गलत समझ रही है और वह उससे कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन अपराजिता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वह रक्षित को साफ साफ बताती है कि वह यहां किसी गलत मकसद से नहीं आई है। अपराजिता कहती है कि उसने अंकल जी को भी इस पूरे मामले के बारे में बताया है और वह जानबूझकर उनकी कंपनी में नौकरी कर रही है ताकि कंपनी के अंदर छिपे गद्दार को पकड़ सके और कंपनी को बचा सके। अपराजिता की बातें सुनकर रक्षित को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने शायद अपराजिता को गलत समझा था। अपराजिता यह भी बताती है कि अंकल जी ने उसे इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंपी है और वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी को बचाने के लिए यह सब कर रही है। रक्षित उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसके मन में अपनी मां को लेकर भी गुस्सा दिखाई देता है। रक्षित अपनी मां के उस व्यवहार से परेशान होता है जिसमें उन्होंने अपराजिता को थप्पड़ मार दिया था। अपराजिता रक्षित की यह गलतफहमी भी दूर करती है और उसे बताती है कि उसकी मां ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया था। वह कहती है कि आपकी मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों बेटियों को यहां अमीर लड़कों को फंसाने के लिए सिखाकर लाई हो। इसी वजह से मेरी मां ने गुस्से में वह कदम उठाया था। यह सुनकर रक्षित को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अपराजिता पर शक किया और उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ आरो और विवान की कहानी में भी एक बड़ा मोड़ आता है। आरो विवान को एक होटल के कमरे में ले जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। माहौल काफी बदलने लगता है और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कोई बड़ी बात होने वाली है, लेकिन तभी अचानक विवान की मां का फोन आ जाता है। फोन आते ही विवान रुक जाता है और आखिरी वक्त पर मामला आगे बढ़ने से बच जाता है। इससे दोनों की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का कलेक्शन अभी तक सुरक्षित होता है। दुबे जी उस सामान को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है। कंटेनर में छिपा हुआ वही गद्दार अचानक दुबे जी पर हमला कर देता है। वह दुबे जी के साथ मारपीट करता है और उन्हें घायल करके एक तरफ पटक देता है। इसके बाद दुबे जी किसी तरह रक्षित को फोन करके सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं और रक्षित उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचने निकल पड़ता है। लेकिन रक्षित को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह जिस व्यक्ति का पीछा कर रहा है वही उसे एक बड़ी साजिश में फंसाने वाला है। वह आदमी रक्षित को भागते भागते एक सुनसान जगह तक ले जाता है जहां एक कोल्ड स्टोरेज मौजूद होता है। रक्षित उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन वह चालाकी से रक्षित को ही कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही रक्षित अंदर फंस जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। रक्षित के गायब होने की खबर जब परिवार को मिलती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि रक्षित के गायब होने का शक अपराजिता पर ही जाने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि अपराजिता ने ही रक्षित के साथ कुछ किया है, लेकिन अपराजिता इन आरोपों के सामने झुकने वाली नहीं होती। उसे पूरा विश्वास होता है कि रक्षित किसी बड़ी मुसीबत में है और वह किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर रहेगी। अपराजिता रक्षित की तलाश शुरू कर देती है। वह उसकी गाड़ी तक पहुंचती है और वहां उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिनसे उसे रक्षित के बारे में पता लगाने में मदद मिलती है। इसी दौरान उसे रक्षित के हाथों में सिलाई के धागे दिखाई देते हैं। यही धागे अपराजिता के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाते हैं। वह उन धागों के सहारे रक्षित तक पहुंचने की कोशिश करती है और आखिरकार उस कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाती है जहां रक्षित को बंद किया गया होता है। जब अपराजिता कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रक्षित की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। उसका शरीर ठंड की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो चुका होता है और उसका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी दिखाई देता है। रक्षित पूरी तरह बेहोश पड़ा होता है और उसकी हालत देखकर अपराजिता घबरा जाती है। वह उसे आवाज देती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अपराजिता किसी तरह हिम्मत जुटाती है और रक्षित को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल के बाद वह रक्षित को लेकर बाहर आती है और उसे गाड़ी में बैठाकर सीधे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रक्षित की हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। रक्षित का शरीर बुरी तरह जम चुका होता है और उसकी सांसें भी बेहद कमजोर पड़ चुकी होती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वह काफी लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में बंद रहा है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर गंभीर असर पड़ा है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि रक्षित का हार्ट रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर रहा है। यह सुनते ही अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस रक्षित के साथ कुछ समय पहले तक वह बहस कर रही थी, आज वही जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। अपराजिता की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वह सिर्फ यही दुआ करती है कि रक्षित किसी भी हालत में उसे छोड़कर न जाए। इसी बीच अपराजिता के पास उसके मम्मी पापा का फोन आता है। वह उन्हें पूरी बात बताती है और कहती है कि रक्षित की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। खबर मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। सभी के चेहरों पर चिंता साफ नजर आती है। कोई डॉक्टर से रक्षित की हालत के बारे में पूछ रहा होता है तो कोई उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा होता है। अपराजिता इस दौरान रक्षित के लिए लगातार प्रार्थना करती रहती है। वह माता रानी की पूजा का फूल लेकर रक्षित के पास पहुंचती है और उसके ठीक होने की दुआ मांगती है। वह चाहती है कि किसी भी तरह रक्षित की आंखें खुल जाएं, लेकिन रक्षित को होश नहीं आता। अपराजिता का डर लगातार बढ़ता जाता है। वह रक्षित का हाथ पकड़कर आईसीयू में उसके पास बैठ जाती है। उसके लिए उस समय दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ रक्षित की जिंदगी होती है। दूसरी तरफ सुधा बेहद गुस्से में होती है। वह अपराजिता से सवाल करना चाहती है और आईसीयू के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अरविंद उसे रोक देते हैं। वह कहते हैं कि सुधा जी, अभी रुक जाइए, इस वक्त सबसे जरूरी रक्षित की जिंदगी है। तभी कहानी में सबसे भावुक पल आता है। अपराजिता रक्षित का हाथ अपने हाथों में पकड़कर सबके सामने अपने दिल की बात कह देती है। वह रक्षित से कहती है कि अगर आज आप नहीं उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उसे डांटते हुए कहती है कि आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जिस तरह कभी रक्षित ने अपराजिता को डांटा था, उसी तरह इस बार अपराजिता उसे डांटती है, लेकिन उसकी हर बात में सिर्फ प्यार और डर छिपा होता है।